अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 10th का पीबी पेपर कर रहे हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो आया है। तो 10 मार्क्स का पीबी पेपर था, 45 मिनट्स टाइम। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें, सेक्शन ए में। तो इसमें कह रहे हैं कि लुक एट द सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये बेसिकली हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करते हैं गैल्वानोमीटर की, वो वाला एक्सपेरिमेंट है। उसकी ये डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हो जिसमें मुकम्मल इस प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन किया है पीवी पेपर बना के, तो इसमें जो कैपिटल आर लिखा नज़र आ रहा है ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। K1 और K2 डायग्राम में ये दो स्विचेस नज़र आ रहे हैं हमें, और ये जो कैपिटल जी लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें, ये गैल्वानोमीटर है। और ये एस जो हमें नज़र आ रहा है डायग्राम में लिखा हुआ, तो ये बेसिकली शंट रेजिस्टेंस है, स्मॉल रेजिस्टेंस। इसको हम स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो कैपिटल ई है ये ईएमएफ है, ठीक है, यानी कि बैटरी के वोल्टेजेस, यानी कि बैटरी का कनेक्शन दिया हुआ है हमने इस सर्किट को। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है। अब बाज़ औक़ात डायग्राम नहीं दी होती तो वो कह देते हैं कि इक्विवेलेंट डायग्राम आप ड्रा करके बताएं कि इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए आप किस तरह, यानी कि सर्किट डायग्राम क्या है आप वो ड्रा करें। तो फिर आपको ये डायग्राम आनी चाहिए ड्रा करनी, ठीक है। और कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनके नाम भी आपको यहाँ से याद कर लेने चाहिए। जो भी बताएं यही कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अपरेटस, इसको हम कह सकते हैं कि ये अपरेटस कंपोनेंट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन टेबल्स। तो वही जिस तरह मैंने आपको बताया 3 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि 3 बार प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया गया है। इसमें कह रहे हैं पहली ऑब्जर्वेशन में कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में वैल्यू कितनी है 5500 ओहम, यानी कि 5500 ओहम। और डिफ्लेक्शन कितना है 24 डिग्री। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 90। ये चीज़ें आपको गिवन है। हाफ डिफ्लेक्शन एंगल बताना है, तो हाफ डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो टोटल एंगल का हाफ होता है। तो टोटल 24 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसी तरह दूसरी ऑब्जर्वेशन के लिए भी हाफ डिफ्लेक्शन एंगल देखेंगे तो 20 डिवाइड बाई 2 10 आ जाएगा। इसी तरह 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह हमने हाफ डिफ्लेक्शन एंगल मालूम कर लिया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर मालूम करें। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर मालूम करने के लिए आपको फार्मूला वैसे याद होना चाहिए। वो होता है आर, यानी कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय शंट रेजिस्टेंस या स्मॉल रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ दीज वैल्यूज़, ठीक है। हायर रेजिस्टेंस में से स्मॉलर रेजिस्टेंस वैल्यूज़ को माइनस करना है, वो डिवाइड में आएगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस, इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं। तो इसी में हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं डायग्राम से, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाती हैं, ठीक है। 90.5, 91.3, 91.4। उसके बाद कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ गैल्वानोमीटर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू हमें मालूम करनी है गैल्वानोमीटर की। तो बेसिकली यहाँ पर जो जी नज़र आ रहा है ना, ये गैल्वानोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है जिसका यूनिट ओम ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज लेने के लिए, मीन लेने के लिए जितनी वैल्यूज़ हो उनको सम अप डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब को सम अप किया, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 3 हैं, तो ऑलमोस्ट 91.2 आ जाता है। किसी ने 91.3 लिखा हो, 91.02 कुछ इस तरह का आ जाए, तो कैलकुलेटर में कैलकुलेशन की बेस पर हो जाता है 2-3 पॉइंट्स ऊपर नीचे, उससे आंसर गलत नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास ओहम में आएगा आंसर, 91.2 ओहम आ गया, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहे हैं वाई गैल्वानोमीटर शोज हाफ डिफ्लेक्शन व्हेन बोथ कीज़ आर क्लोज्ड। जब हम दोनों कीज़ को, दोनों स्विचेस को हम क्लोज़ कर देते हैं, तो क्लोज़ करने का मतलब ये है कि दोनों में से करंट का फ़्लो अलाउ हो जाता है, करंट गुजरता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एक पाथ प्रोवाइड हो जाता है करंट के फ़्लो को, एक अल्टरनेट दूसरा पाथ मिल जाता है करंट को फ़्लो करने का।
तो इन्होंने कहा है कि हाफ डिफ्लेक्शन क्यों शो होती है जब दोनों कीज़ को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, दोनों कीज़ को क्लोज करने पर इसका। और नीचे जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, वाई इज शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, ऑलमोस्ट दोनों के आंसर थोड़ा एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, तो इसलिए मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ए गैल्वानोमीटर शोज half deflection when both keys are closed, because closing the second key essentially introduces this shunt resistance, क्योंकि जो हमने दूसरी रेजिस्टेंस लगाई हुई है जिसको हम स्मॉल रेजिस्टेंस कह रहे हैं उसी को शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो पैरेलल कनेक्शन है विच डिवाइड्स, इससे क्या हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो डिफरेंट पाथ्स में following through the galvanometer, resulting in a reduced current and therefore reduced deflection on the galvanometer, क्योंकि करंट को फ्लो करने का एक अल्टरनेट पाथ मिल जाता है, वो स्मॉल रेजिस्टेंस की तरफ जो करंट जाएगा तो उतना करंट गैल्वानोमीटर में से कम पास आउट होगा। तो इस तरह हमें हाफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगी कि करंट का फ्लो जो है वो हाफ हो गया है अगर हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो विच इज़ द गोल ऑफ हाफ डिफ्लेक्शन, क्योंकि हम हाफ डिफ्लेक्शन अचीव करना चाहते हैं इसलिए। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बता दिया कि शंट रेजिस्टेंस इसलिए हम लगाते हैं कि वो उससे पैरेलल लगाने से करंट की जो है एक अल्टरनेट पाथ मिल जाता है फ्लो करने का। तो इसलिए पर्पसेस यहाँ पर इन्होंने 3 लिखे हुए हैं। एक तो करंट डिवीजन होती है, रिड्यूसिंग करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर, करंट डिवीजन का मतलब है कि करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कि गैल्वानोमीटर में से कम करंट पास आउट हो जाएगा होगा, क्योंकि वो शंट रेजिस्टेंस में से भी कुछ करंट पास आउट होगा। इसी तरह इंक्रीजिंग द मेजरमेंट रेंज, इस तरह जो है हम मेजरमेंट रेंज भी हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा वैल्यू करंट की होगी तो वो भी हम मेजर कर सकेंगे अगर हम शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। जब हम शंट रेजिस्टेंस पैरेलल लगाते हैं तो गैल्वानोमीटर हम ये भी कह सकते हैं कि वो एज ए एमीटर बिहेव करता है, ठीक है, यानी कि करंट मेजरिंग डिवाइस के तौर पर वो एज ए एक्ट कर रहा होता है। तो एक तो ये है करंट डिवीजन, दूसरा रिड्यूसिंग करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर, तीसरा इंक्रीजिंग मेजरमेंट रेंज। तीनों में से कोई एक भी आप लिखते हैं तो आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी में, इसमें पहला जो पार्ट है उसमें कह रहे हैं वाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो बेंड हो जाती है, कहते हैं उसकी रीज़न हमें बताएं। तो उसकी रीज़न यही है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से वो बेंड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड हम कह सकते हैं कि बढ़ेगी, और रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन आ जाती है, इसलिए वो बेंड हो जाती है। तो इसको कैसे लिखना है ये आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एज वेल एज इट्स स्पीड इज़ आल्सो चेंज्ड, ठीक है। तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है लाइट वेव का वो भी चेंज हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन की वजह से लाइट रे बेंड हो जाती है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नैंड गेट और एंड गेट में क्या डिफरेंस है, हमें वो डिफरेंस बताना है। तो नैंड गेट में आपको मालूम है कि वो दो फंडामेंटल गेट से मिलकर बना है, एक नॉट और एंड गेट इटसेल्फ एक फंडामेंटल लॉजिक गेट है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एंड गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर एट वन लेवल, ठीक है। जब सारे स्विचेस क्लोज्ड होंगे तो तभी बल्ब जो है वो ऑन होगा, एंड गेट की यही लॉजिक है इसमें, ठीक है। और दूसरा जो नैंड गेट है वो बेसिकली इन्वर्जन है, एंड गेट का उलट है, ठीक है, एंड गेट की आउटपुट को चेंज कर देना। तो इसलिए नैंड गेट इज़ इसेंशली एन इन्वर्टेड एंड गेट, मीनिंग इट्स आउटपुट इज़ अपोजिट टू ऑफ एन एंड गेट्स आउटपुट। एंड गेट की जो आउटपुट होती है उसको उलट कर देना है किसने, नैंड गेट ने, क्योंकि एंड के आगे नॉट ऑपरेशन लगा होगा, इस वजह से।
उसके बाद नैंड गेट बेसिकली वो यूनिवर्सल गेट भी है। यूनिवर्सल गेट्स आपको बताए हुए हैं कि वो दो होते हैं, एक एक होता है नॉर गेट, दूसरा होता है नैंड गेट। ठीक है, तो नैंड बेसिकली यहाँ पर हम डिफरेंसेस में लिख रहे हैं, उसमें नैंड और एंड के दरमियान तो नैंड, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी है, बिकॉज दे कैन यूज टू क्रिएट एनी अदर टाइप ऑफ लॉजिक, क्योंकि फंडामेंटल लॉजिक गेट्स जो हैं उनके ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, उनको उनको हम बेसिकली ड्राइव कर सकते हैं इन नैंड गेट्स से। ठीक है, और किस तरह कर सकते हैं, अगर आप दूसरी वीडियो देख लेंगे लॉजिक गेट्स वाले पीबीए की, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस पीबीए पेपर का आखिरी क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कंप्लीट द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक गेट। तो ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा लॉजिक गेट है। तो ये बेसिकली है और गेट। ठीक है, और फंडामेंटल लॉजिक गेट है ये। तो और में हमें मालूम होना चाहिए कि आउटपुट सिर्फ उसी सूरत में ज़ीरो हो सकती है जब सारे इनपुट्स ज़ीरो लेवल पर हों। ठीक है, तो इसमें पहली जो कंडीशन है ए और बी दोनों ज़ीरोज़ हैं, तो आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो। उसके बाद कोई एक स्विच भी अगर ऑन होता है तो बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद और अगर दोनों ऑन होंगे तो फिर तो वैसे ही ऑन होने हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले केस में सिर्फ ज़ीरो आउटपुट आती है, उसके बाद बाकी तीनों पर वन 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 आएगी। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, आउटपुट के लिए ए प्लस बी होता है। ठीक है, वन प्लस वन का मतलब ये नहीं है कि टू हो जाएगा, वन का मतलब स्विच ऑन, फिर प्लस बी पर भी अगर वन है तो मतलब दूसरा स्विच भी ऑन, और अगर वाई हमारे पास वन बन जाएगा, क्योंकि वन प्लस वन वन आएगा, मतलब बल्ब ऑन। ठीक है, फिलामेंट ऑन हो जाएगा, वन प्लस वन का मतलब टू नहीं होगा। ये आपको बेसिकली लॉजिक गेट्स में आपको पहले भी ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह आज का पेपर कंप्लीट हुआ।